वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या नई ताज़ा खबर? सब काम बढ़िया चल रहा है। अब हम लोग सीधे चलते हैं एक बेहद इम्पॉर्टेंट सेक्शन के पास, और आ रहा है मामला कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स का। सीए साहब, कंप्यूटेशन ऑफ, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लें जी, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा, और ये है सेक्शन 48। इस हेड का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 48, ये बताएगा कि सब कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है। बहुत कंसंट्रेट होकर चीज़ों को समझिएगा, अलग तरह से बातें आएंगी बिल्कुल। ठीक है बेटा? ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं किसी चीज़ को तो उसका कुछ मतलब होता है, ठीक है ना? तो जैसा कि आप समझ चुके हैं कि सब कैपिटल एसेट या तो शॉर्ट टर्म होगी या लॉन्ग टर्म होगी। कब शॉर्ट टर्म कब लॉन्ग टर्म सीख लिया। आपसे ये भी कहा गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल से ट्रांसफर करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल से ट्रांसफर करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। और ये बात मैं सीए अवधेश द्विवेदी नहीं बोल रहे हैं, ये इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है बेटा। सेक्शन 2 का क्लॉज 42B, 242B शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को डिफाइन करता है, एंड 229B, बी फॉर बिल्ली, 229B लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को डिफाइन करता है। डेफिनेशंस दी गई हैं, वहां पे लिखा हुआ है साहब, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मीन्स एनी गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और 229B में लिखा उन्होंने कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मीन्स अ गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और हर चीज़ के पीछे मतलब है, बेवकूफ़ों ने ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, बट अभी हम लोग बहुत इमैच्योर स्टेज पे हैं, इसलिए आप हो सकता है आपको लगे ये सब नॉनसेंस बातें। ये तो एक जनरल सी बात है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, ऐसा नहीं है। एनीवे, तो मैं आपको इतना नहीं डेप्थ में लेके जाऊंगा कि आप बिल्कुल डूब ही हो जाओ, बिल्कुल डूब मरो उसके अंदर। तो एक लेवल तक आपको मैं लेके चलूंगा। और बाकी मैंने आपसे कहा था जब कैपिटल गेन चैप्टर शुरू होता है, जब बताया था ना मैंने कि हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर खत्म होते होते आप जो इस नदी को आप पार कर रहे हैं इनकम टैक्स नाम की, उसमें पानी कमर तक आ जाता है, और पीजीपीपी चैप्टर खत्म होते होते पानी आपका यहाँ तक आ जाता है, गले तक, बस मुंह बाहर है, बाकी आप पानी के अंदर हैं। एंड कैपिटल गेन हेड शुरू होते ही हम और गहराई में चले जाते हैं, पानी सर के ऊपर निकल जाता है। और अब बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, तैर के आगे आपको जाना है, अब चल के जा पाना मुश्किल है। और जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे पानी और गहरा होता जाएगा। समझ में आ रही बात जी? तो मेरी इन बातों को भूला मत करिए आप। मेरी हर बात का कोई ना कोई मतलब है, बेमतलब मैं कोई बात नहीं बोलता हूं। तो सीए साहब, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन अलग तरीके से होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन अलग तरीके से होता है, और दोनों के ऊपर टैक्स भी अलग अलग तरीके से चार्ज किया जाता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकाला जाए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक, जैसे मैं लिखूं वैसे लिखिएगा, ओके? तो इसके लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या चाहिए? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन।
whether received or receivable, whether received or receivable। सी साहब, हम लोगों के इंटरमीडिएट लेवल पे मैक्सिमम केसेस में जो कैपिटल गेन राइज हो रहा होगा दैट विल बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ ड्यू टू सेल ऑफ कैपिटल एसेट, क्योंकि हमने एसेट को बेचा है इसलिए कैपिटल गेन अराइज हो रहा है। और सबसे आसान केस यही है कि एसेट को बेच दिया जाए और कैपिटल गेन लायबिलिटी कैलकुलेट करी जाए। तो मेजॉरिटी केसेस में हमारा जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा वो क्या है, सेल कंसिडरेशन। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, और सेल कंसिडरेशन। बट इन्होंने सेल कंसिडरेशन वर्ड नहीं यूज किया, इन्होंने क्या यूज किया है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन टर्म इन्होंने यूज किया, क्योंकि कैपिटल गेन सिर्फ सेल की वजह से अराइज नहीं होता है। सेल कंसिडरेशन तो तभी होगा ना जब एसेट को सेल करोगे, एक्सचेंज किया है तो कोई चीज बेची थोड़ी नहीं गई है, हम लोगों ने आपस में अदला बदली कर ली। कोई चीज मैंने रिलिंक्विश कर दी है, एक्सटिंग्विशमेंट हो गया। कंपल्सरी एक्विजिशन अगर है तो क्या बेची गई है चीज? नहीं, कंपनसेशन मिला है हमको, तो कंपनसेशन क्या सेल कंसिडरेशन है? तो इसलिए यहां पे सेल कंसिडरेशन टर्म नहीं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन टर्म यूज किया गया है। तो हम लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ही लिखेंगे। हाँ, ऐसे समझने के लिए आप इसको सेल कंसिडरेशन की तरह से समझ जाओ, ठीक है ना। अभी समझना पहली रिक्वायरमेंट है, जब चीज को समझ जाओगे तो फिर आप लीगल लैंग्वेज में भी और एक्ट के हिसाब से भी काम करना शुरू कर लोगे, ठीक है। ओके, अब सीए साहब इसमें से हम लोग लेस करेंगे। तीन चीजें लेस होती हैं यहां पे। पहली चीज जो लेस हो सकती है वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उस एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको लेस करनी है जो आपने ट्रांसफर की है। दूसरी चीज जो लेस करेंगे वो है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट्स, ये लेस किया जाएगा। और तीसरी चीज जो यहां से लेस हो सकती है वो है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। क्या लेस करना है? एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। भाई आपने कोई कैपिटल से ट्रांसफर की है तो ट्रांसफर करने से रिलेटेड कुछ हो सकता है एक्सपेंसेस हो गए हों। जैसे मैंने प्रॉपर्टी अपनी, ये घर है, बेच दिया। अब साहब प्रॉपर्टी को बेचने के लिए मैंने हो सकता है किसी ब्रोकर को बोला हो, ब्रोकर इस बात के लिए अपनी कुछ कमीशन चार्ज करेगा। अगर प्रॉपर्टी मेरी बिकवाता है तो लेगा ना कमीशन। हो सकता है मैं प्रॉपर्टी को बेचने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दूं, एडवर्टाइज करूं इस चीज़ को, तो न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण वगैरह में अगर ऐड देने जाता हूं तो वहां पे भी पैसे देने पड़ेंगे। तो ये क्या हो रहे हैं, दीज आर एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। तो ये खर्चे जो हुए होंगे ये भी यहां से लेस कर दिए जाएंगे। और लेस करने के बाद सीए साहब यहां पे जो भी कुछ बचेगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो भी कुछ आएगा दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लो जी साहब, इतना सा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करने का सिस्टम। सब लोग इस बात को दिमाग में अच्छे से सेट कर ले। और जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन के लिए कहा जा रहा है, कह रहा है वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल। मिल गया है तो ठीक, नहीं मिला है बाद में मिलेगा तो बाद में नहीं कंप्यूटेशन होगा। कैपिटल की लायबिलिटी आपकी अराइज हो गई तो वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो ध्यान से जरा इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए साहब। बाबूजी समझ में आ गया?
या इसमें कहीं किसी चीज में डाउट है? से हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैंने बेच दिया, ठीक, कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर करी गई है, बेची गई है, तो कैपिटल गेन राइज होगा। वो पता चला ये शॉर्ट टर्म है, विद इन 36 मंथ्स मैंने इसको, विद इन 24 मंथ्स मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया है। अब सीए साहब जब कैपिटल गेन निकालेंगे तो इसका अपना एक सेल कंसिडरेशन होगा, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मिल गया तो ठीक, अभी मिलना बाकी है तो भी अभी कंपटीशन हो जाएगा। अब इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये लेस हो जाएगी। सर ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट्स क्या है? मुझे पता था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आप अटक रहे हो। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट से मतलब ये है कि आपने इस कैपिटल एसेट में हो सकता है कुछ कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स करे हो, कैपिटल नेचर के। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस नहीं। आप घर में साफ सफाई करवाते हो, झाड़ू पोछा करवाते हो, हर साल 2 साल में आप वाइट वॉशिंग कराते हो, कहीं टूट फूट कुछ हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग करवा देते हो, तो इज इट इंप्रूवमेंट और दिस इज मेंटेनेंस? दिस इज मेंटेनेंस। हाँ, इंप्रूवमेंट से मतलब क्या है? जब कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया हो, से आपने अपने यहाँ ऊपर एक फ्लोर और बनवा लिया, 2 कमरे और बनवा लिए, 2-4 लाख रुपए आपका खर्च हो गया, ना दिस इज इंप्रूवमेंट। हो सकता है आपके घर में नॉर्मल फ्लोरिंग रही हो, ऐसे ही सीमेंट प्लास्टर था फर्श में, आपने अभी मार्बल वगैरह लगवा दिया, दिस इज इंप्रूवमेंट। आपका किचन सिंपल किचन था, अभी आपने इसको मॉड्यूलर किचन बनवा दिया, लो साहब 8-10 लाख रुपए आपने मॉड्यूलर किचन बनाने में लगा दिया, नाउ देयर इज वैल्यू एडिशन, तो दिस इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट्स। ओके, तो इस तरह के करे हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को आप यहां से लेस कर दीजिए, और इस प्रॉपर्टी को बेचने से रिलेटेड, ट्रांसफर करने से रिलेटेड अगर कुछ खर्चे हुए हैं तो वो माइनस कर दीजिए। सिंपल, कितना तो आसान है। इससे ज़्यादा आसान तो साहब कोई किसी और हेड में कंप्यूटेशन है ही नहीं। बस ये साहब मेरे से यहाँ पे गलती हो गई है, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जल्दबाजी में पता नहीं कहाँ दिमाग था मेरा, एक चीज़ गलत यहाँ पे कर गया हूँ मैं, और मैंने कहा भी था अगर मेरे से गलती हो जाएगी तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा और इमीडिएटली या नेक्स्ट टर्न पे मैं उस गलती को अपनी सुधार भी दूंगा, रेक्टिफाई कर दूंगा। तो ये मिस्टेक मुझे अभी जब मैंने इसको दोबारा जब पढ़ा कि कंप्यूटेशन कैसे करना, तब मुझे आइडेंटिफाई हुई, मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं आपको गलत बता गया। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली मेरे साथ, बट हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ। और मैंने भी तो कहा था कि 99.99% प्रोविजंस आपको सही बताऊंगा, 99 नहीं 99.99% चीज़ें मैं आपको सही बताऊंगा। 100% नहीं कहा था मैंने, तो इसके लिए भी मैंने बोला था कि साहब इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, दिमाग कहीं का कहीं हो सकता है, चल रहा हो, कुछ सोच रहा हूँ, गलत बता दूँ, तो प्लीज़ ठीक है, अभी मैं गलती सुधार दे रहा हूँ। ये जो कैपिटल गेन निकालने का जो तरीका है, इसमें तरीके में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेंगे वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहां पे गड़बड़ हो गया। हमें यहां पे लेस करना है, क्या लेस करना है? हमें यहां पे लेस करना है एक्स, एक्स लेस करना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करनी है और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस करने हैं। अब बिल्कुल परफेक्ट मैंने कंप्यूटेशन लिखा है। अब देखिए आप और क्वेरीज रेज करिए, बताइए अब क्या दिक्कत है आपको। सर ये x क्या है? व्हाट इज x? व्हाट डू मीन बाय x? अरे आप लोग x नहीं जानते हो, कमाल कर दिया आपने। सर x मतलब क्या? क्या लेस कर दें? x लेस करना है। अच्छा, अगर आपको x नहीं पसंद है
तो आप यहां से ए लेस कर दीजिए। अब ठीक है, अब तो ठीक है। सेल कंसिडरेशन में से और से फुल वैल्यू कंसिडरेशन में से ए माइनस कर दो, कॉस्ट इंप्रूवमेंट माइनस कर दो, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर माइनस कर दो। अब तो समझ में आ रहा है। सर ये ए क्या है, व्हाट इज ए? यार तुम लोग बिल्कुल टोपा बकस हो। सही मैंने कहा आप लोगों को, टोपा बकस। एक टोपा होता है, और टोपे का मतलब आपने देखा था वो एमजीओ में, मेक जोक ऑफ में देखा था ना। टोपे का मतलब क्या बता रहा था वो, अकल से पैदल, दिमाग से ये, बुद्धि से ये। तो आप टोपा नहीं, टोपा बकस हो, वो उससे बड़ी कैटेगरी होती है। आपको ए का मतलब नहीं पता है। इंग्लिश अल्फाबेट का पहला अल्फाबेट है ए। कोई भी डिक्शनरी उठा लीजिए, पहले पेज पे आपको ए का मतलब लिखा मिलेगा। सबसे पहला वर्ड उस डिक्शनरी के अंदर आया होगा तो ए। देख लीजिए ए का क्या मतलब होता है। जो मैंने पूछा सर आप ए से क्या मतलब है, ए का मतलब एक होता है, ईश्वर एक है। सर तो एक लेस कर दें, मैं ये थोड़ी नहीं कह रहा हूं एक लेस कर दो, ए लेस कर दो। अरे सर तो ए मतलब क्या? अच्छा, तो एक काम करो, ए बी और सी, ए बी सी लेस कर दो। अब ठीक है सर, मतलब पकाओ नहीं सर। देखिए 1.5 घंटे से ज़्यादा वैसे भी हो गए वीडियो देखते देखते। अब इस समय नॉनसेंस बातें करने का, सुनने का हम लोग का कोई मतलब नहीं है। एक तो मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं, गलत सलत पढ़ा दूं। 1.5 घंटे से वीडियो देख रहे हैं, एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर। 1.5 घंटे से वीडियो देख रहे हो। अरे खुद की पढ़ाई कर रहे हो, मेरे लिए थोड़ी नहीं पढ़ा रहे हो, अपने लिए पढ़ा रहे हो। एहसान जता देते हैं कि हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। सबके ऊपर एहसान तुम लोग जताते हो, घर वालों के ऊपर भी जताते हो, जैसे उनका तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो, एहसान क्या जताना किसी के ऊपर भाई। अच्छा ठीक है सर, नहीं 1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं, बस अभी पढ़ना शुरू किया 5 मिनट पहले। पर ये एबीसी क्या है? अब एबीसी क्या लेस कर दे? सर ये तो कुछ वेरिएबल्स जैसे होते हैं कि हम एक्स लेस कर दो तो वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, ए लेस कर दो तो ए अपने आप एक वेरिएबल जैसा है, ए की वैल्यू डिराइव करेंगे, वो वैल्यू तो है क्या ये? अब एबीसी बता दे रहे हो, हाँ तो एबीसी इसकी वैल्यू निकालो, ये लेस कर दो। नहीं आपको एबीसी पसंद है, यहां से एक्स वाई जेड लेस कर दो। सर हम लोग अपना मोबाइल उठा के पटक देंगे, समझ लीजिए, न्याय उठा के पटक देंगे, पटक दो। मोबाइल आपका है, टूटेगा आपका मोबाइल है, हमारा क्या जाएगा? पटक दो, दो धड़ाम से जमीन पे मारो, कस के खींच के। ईयरफोन निकाल के फेंकना, सब अंजर पंजर उसके बाहर आ जाए, स्क्रीन सब गई। लो सर मोबाइल नहीं पटके, हम मन करा अपने बाल हम लोग नोचना शुरू करते हैं। नोचो नोचो बाल नोचो, यही करो आज। ऐसे पकड़ के ऐसे खींचो, ऐसे नोचो कस के, इधर नोचो। सर अचानक क्या हो गया? आप इतनी क्लासेस आप ले चुके हो, आज अचानक ऐसा क्या हो गया? इनकम टैक्स में लेक्चर नंबर 48 लेक्चर्स हो चुके हैं शायद आपके। 49वां लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये। आज तक सर पिछले 48 लेक्चर्स में आपने कभी ऐसी बातें नहीं करी। आज क्या हो गया ऐसा? क्या खा लिए ब्रेकफास्ट में आज? जो समझा रहे हैं उसको समझो, हमें ना बेवकूफ़ बोलो। शर्म नहीं आती अपने सर को बेवकूफ़ बोलते हुए? सब तुम लोग मेरी सीधाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो, और कोई बात नहीं। मैं कुछ कहता हूँ नहीं, चुपचाप सुनता रहता हूँ लोगों की बातें, इसलिए लोग मुझे बातें सुना जाते हैं यहाँ के। कोई अभी और होता खींच कंटा मारता यहाँ से,
दिमाग सही हो जाता है। सर अब इसके बाद कुछ और मत लिख देना। तो आपको x माइनस करने में अच्छा नहीं लग रहा है, आपको प्रॉब्लम है। आपको a लेस करने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको ABC में भी प्रॉब्लम है, आपको XYZ में भी प्रॉब्लम, यही आप कह रहे हो ना। मोबाइल पटक देंगे, बाल नोच लेंगे, तो ये कर देंगे, कपड़े फाड़ डालेंगे, उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए कह दो। आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, इरिटेशन हो रही है ना। क्या है ये, व्हाट इज दिस? अच्छा, अगर मैं से एज ए वेरिएबल, अगर मैं x को एज ए वेरिएबल यूज करके अगर कोई काम करता हूं, या मैं a को एज ए वेरिएबल यूज कर लेता हूं, या ABC को यूज कर लेता हूं, या XYZ को यूज कर लेता हूं एज ए वेरिएबल, तो साहब क्या जो वैल्यू डिराइव होके आएगी वो अलग होगी क्या? x मान के क्वेश्चन सॉल्व करते तो एक अलग वैल्यू आएगी, और a को लेके एज ए वेरिएबल अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते तो क्या अलग वैल्यू आएगी? मुझे जवाब दिया जाए, जनता इस बात का जवाब चाहती है। जवाब दिया जाए इस बात का कि अगर x एज ए वेरिएबल यूज करके कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है तो जो x की वैल्यू आती है वो अलग होगी। अगर हम a मान के a वेरिएबल यूज करके अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अलग वैल्यू आएगी। दोनों में वैल्यूज अलग होंगी। x लेके चलते तो अलग वैल्यू आ रही है, a लेके चलते तो अलग वैल्यू आ रही है। ऐसे ही होगा। अरे इतनी मैथ्स तो हमने भी पढ़ी हुई है यार, वेरिएबल ही यूज करना है तो कोई भी यूज कर लो, a से लेके z तक कोई भी ले लो, क्या दिक्कत उसमें? b ले लो, c ले लो, d ले लो, z ले लो, कुछ भी ले लो, r ले लो, s ले लो, अपने नाम का पहला अल्फाबेट ले लो, ABC ले लो, XYZ ले लो, क्या दिक्कत है यार वेरिएबल की तरह से अगर यूज करना है तो। हाँ सर इतनी मैथ्स हम लोगों को भी हम लोग भी जानते हैं, तो पूछ तो रहे ये वेरिएबल क्या है। कुछ नहीं जानते हो तुम लोग। यहां से लेस कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या लेस कर दो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। x लिखने में सबको दिक्कत है, a लिखने में सबको दिक्कत है, ABC लिखने में सबको दिक्कत है, XYZ लिखने में तो मोबाइल फेंकने की, बाल नोचने तक की नौबत आ जा रही है। मुझे बेवकूफ और पागल साबित कर दिया जा रहा है कि मैंने ब्रेकफास्ट में पता नहीं आज क्या उल्टा सीधा खा लिया। पर जब मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखता हूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। अरे ये भी एक वेरिएबल है साहब, ये मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की वैल्यू डिराइव करनी पड़ेगी। मैंने इतना बड़ा लंबा चौड़ा वेरिएबल यूज कर लिया, क्या फर्क पड़ रहा है साहब? कोई x मान के काम कर रहा है, कोई a मान के काम कर रहा है, कोई ABC मान रहा है, कोई XYZ मान रहा है। मैंने इतना बड़ा ले लिया, COSTOF ACQUISITIUN, मैंने ये ले लिया सब, इतना लंबा वेरिएबल मैंने यूज कर लिया, क्या दिक्कत है? a का भी तो अपना एक मतलब था, एक लेस कर देते वो एक, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे तब? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक वेरिएबल है और आपको इस वेरिएबल का अपना से जो मतलब है वो समझ में आ रहा है। ए का जो मतलब था उस ए का भी तो अपना एक मतलब था, एक, वो नहीं लेस किया था आपने क्योंकि आपके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। तो मैंने एज ए वेरिएबल यूज किया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये तो मैंने ड्रामा किया था कि मैंने गलत लिख दिया, सब गलती सुधार रहा हूं, कोई गलत नहीं किया मैंने, बस इतना बताना चाह रहा हूं कि इस पूरे सीन के अंदर ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, रेड पेन से मैंने स्पेशली इसीलिए लिखा, पहले लिख देता तो आप अलर्ट हो जाते यार इसको रेड पेन से लिखा, जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ ड्रामा है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक वेरिएबल की तरह से यहां पे यूज किया गया है। ये अलग अलग सिचुएशंस में अपनी वैल्यू डिराइव करेगा। हाँ, इसकी ढेर सारी वैल्यूज में से एक वैल्यू इसकी वो भी है, वो भी हो सकती है जो इसका अपना मतलब है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
क्योंकि अगर कहीं किसी सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अगर अता पता नहीं है तो साहब कंपटीशन हो नहीं सकता है। एक बार हो सकता है ये ना हो, ये ना हो, लेकिन अगर ये नहीं है, इसके बारे में कोई अता पता नहीं है, तो साहब ये कैपिटल गेन कैलकुलेट हो नहीं सकता है। उल्टे खड़े हो जाइए सभी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स वाले लोग, नो टैक्स एट ऑल। समझ में आ रही बात? पहले तो इस बात को डाइजेस्ट करिए कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज कंसीडर्ड एज अ वेरिएबल, और जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैल्यूज आपके सामने लेके आएगा। इस बात को डाइजेस्ट करिए। हाँ जी साहब जी, देख रहे हैं ये खतरे का निशान है, रेड पेन। तो साहब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक वेरिएबल जैसा है। और जो मैं बात कह रहा हूँ, मैं अपनी हर एक बात को प्रूव करके चलता हूँ। ये बात आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। आइए ज़रा मैं इस बात के ऊपर आपके सामने एक सीन क्रिएट करता हूँ, तब आप समझ पाएंगे कि मैं आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है। इधर देखिए साहब जरा, सीए साहब, ये मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए, ठीक है। इनके पास एक प्रॉपर्टी थी, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इस हाउस प्रॉपर्टी को मिस्टर ए ने, काफी बड़ी प्रॉपर्टी थी ये, इस प्रॉपर्टी को इन्होंने सेल किया। सेल किया मान लें 80 लाख में, बहुत ध्यान समझिएगा जरा। तो इस प्रॉपर्टी को ना 80 लाख में बेच दिया, और किसी तरह का कोई भी कैपिटल गेन टैक्स इन्होंने पे नहीं किया। भाई थोड़ा हैवी अमाउंट का ये मामला था, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, तो इसके बारे में डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास खबर पहुंची कि सब ऐसे ऐसे फलाने ने एक प्रॉपर्टी 80 लाख में बेची है और टैक्स कुछ नहीं दिया गया है, नो कैपिटल गेन टैक्स। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको एक नोटिस इशू कर दी और बोला कि साहब आपने एक ऐसी सी प्रॉपर्टी सेल करी है 80 लाख में, और आपने इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे किया है, और अगर पे किया है तो बताइए, और नहीं पे किया है तो क्यों नहीं पे किया है, एक्सप्लेन करिए इस चीज़ को। और इनको एक डेट दे दी गई, इस डेट पे आके डिपार्टमेंट में आके अपनी बात कहिए, आके अपनी बात रखिए। खैर मिस्टर ए पहुंच जाते हैं, ये असेसिंग ऑफिसर है, ये असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है। तो जब असेसिंग ऑफिसर के पास ये पहुंचे तो इनसे पूछा गया भाई कि आपने ऐसी ऐसी एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। उन्होंने कहा हाँ भाई ट्रांसफर की। कितने में ट्रांसफर किया आपने? मिस्टर ए ने कहा साहब 80 लाख में, 80 लाख में ट्रांसफर की, और बाकी तो आपको जानकारी होगी, आपने जब नोटिस भेजा है तो आपके पास तो सब खबर होगी। कहते हाँ वो तो हम जानते हैं, लेकिन आपसे हम बुलवाना चाहते थे कि कितने में आपने ट्रांसफर की। कहते हैं हाँ साहब 80 लाख में ट्रांसफर किया। तो इसके ऊपर कैपिटल गेन लायबिलिटी आपकी अराइज नहीं होती है, आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना है। ए ने कहा साहब हमारी कोई कैपिटल गेन लायबिलिटी है ही नहीं, तो कहां से टैक्स पे कर दें? क्यों नहीं कैपिटल गेन लायबिलिटी आपकी? कहते साहब जो कैपिटल गेन लायबिलिटी अगर बनती है तो मुझे बता दीजिए मेरा कैपिटल गेन कितना बनता है, मैं उसके ऊपर जो टैक्स बनता होगा टैक्स पे कर दूंगा। मुझे तो नहीं लगता कि मेरा कोई कैपिटल गेन टैक्स बनता है। कहते चलिए हम आपकी प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन करते हैं,
कैपिटल गेन कहते हैं हाँ साहब बिल्कुल करिए कंप्यूटेशन। नाउ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 80 लाख। कहते साहब इस प्रॉपर्टी का की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताइए। वैसे ये प्रॉपर्टी आपके पास कितने दिन रही है? कहते साहब कितने दिन क्या रही? साल 1.5 साल रही मेरे पास प्रॉपर्टी। ओके, साल 1.5 साल के अंदर आपने बेच दी, मीन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कहते आप शॉर्ट टर्म बोलिए लॉन्ग टर्म बोलिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा तो ये बताइए प्रॉपर्टी आपने कितने में खरीदी थी? मिस्टर इनका हमने खरीदी ही नहीं थी। अच्छा तो बनवाई होगी फिर आपने, कितने में बनवाई थी? कितना खर्चा आया था प्रॉपर्टी बनवाने में? कहते सर हमने बनवाई भी नहीं थी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी ना तो आपने खरीदी है ना ही बनवाई है आपने? कहते हाँ सर यही मामला है। अगर आपने प्रॉपर्टी ना खरीदी ना बनवाई तो ये प्रॉपर्टी आपके पास आई कैसे? क्या सब मिली थी किसी से? किसी ने दी थी हमको? किसने दी थी? इनहेरिट की थी आपने अपने अपने पेरेंट्स से। और अगर आपने अपने पेरेंट्स से अगर इनहेरिट की थी तो उन्होंने कितने में खरीदी थी या बनवाई थी? कहते नहीं सर दिस इज नॉट माय पेरेंटल प्रॉपर्टी, मैंने इनहेरिट नहीं की है। यार कमाल करते हो, तुमने ना खरीदी ना तुमने बनवाई ना ही तुमने अपने पेरेंट्स से ये इनहेरिट की, तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आई कैसे? कहते सर वही तो कह रहा हूँ किसी से मिली थी। आप लोग पूरी बात सुनते नहीं हो, अपनी बात झोंके रहते हो। मुझे प्रॉपर्टी किसी से मिली थी, अपने बाप से नहीं मिली थी, किसी से मिली थी। किससे मिली थी? सर मेरी एक फ्रेंड ने मुझको ये प्रॉपर्टी दी थी। फ्रेंड ने दी थी मतलब? सर फ्रेंड ने दी थी मतलब दी थी उसने मेरे नाम प्रॉपर्टी कर दी अपनी। कितना पैसा उसने लिया? सर उसने 1 भी रुपया मेरे से नहीं लिया। ओके तो आपको प्रॉपर्टी उसने गिफ्ट में दी? हाँ सर गिफ्ट में दी, ऐसे ही समझ लीजिए आप। ओके तो गिफ्ट में अगर आपको चीज मिली है, फोकट में आपको चीज मिली है तो इसकी कॉस्ट नील ले ली जाएगी भाई। कहते सर क्यों नील ले ली जाएगी इसकी कॉस्ट? अरे भाई गिफ्ट में मिली है तो कॉस्ट तो नहीं लेना, फोकट में मिली है तुमको चीज, तुमने कौन सा पेमेंट किया उसके लिए? सर आप जबरदस्ती की बातें मत करिए। ऐसे कैसे आप नील ले लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर हमको प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है तो? आपके इनकम टैक्स एक्ट में कहां लिखा हुआ है ऐसा कि अगर प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट में मिली है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील ली जाएगी? कहते इसमें इनकम टैक्स एक्ट में लिखने की क्या जरूरत है? अरे आप 10 लोगों को बुलाओ और उनको बुला के पूछो कि अगर आपको कोई चीज गिफ्ट में मिली है तो आपके लिए इसकी कॉस्ट कितनी है? 10 के 10 लोग कहेंगे कि साहब कॉस्ट कुछ नहीं है सर, हमको तो फोकट में मिली है, गिफ्ट में मिली है। कहते सर ये जिन 10 लोगों से आप पूछो 10 के 10 बेवकूफ हैं ये। अच्छा तो वो 10 के 10 बेवकूफ हैं, आप अकलमंद हैं। कहते मैं ये तो नहीं कह रहा मैं अकलमंद हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मैं बेवकूफ भी नहीं हूं। ओके तो क्या कहना चाहते हैं फिर आप? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है ही नहीं इसमें। अरे तो वही तो मैं भी कह रहा हूं कि तुम्हारी कोई कॉस्ट नहीं है, नील है कॉस्ट। नहीं सर जब आप बोलते हो नील तो मतलब कॉस्ट होती है, दैट इज नील। और जब मैं कहता हूं कॉस्ट का मेरी कोई कॉस्ट है ही नहीं, इसका मतलब कॉस्ट का कोई अता पता नहीं है। देखिए आप बातों को घुमाइए नहीं। कहते नहीं सर बात को हम नहीं घुमा रहे हैं, बातों को तो आप घुमा रहे हैं। आपको टैक्स चाहिए ना इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मिस्टर ए इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील ली जाएगी और ये पूरा का पूरा 80 लाख आपका कैपिटल गेन है। कोई आपने फर्दर इंप्रूवमेंट करवाया था इसमें? कुछ नया कंस्ट्रक्शन वगैरह? कहते नहीं सर प्रॉपर्टी मिलने के बाद मैंने 1 रुपया इसके ऊपर खर्च नहीं किया। बेचने से रिलेटेड कोई खर्चा आपका कोई एक्सपेंस हुआ हो? नहीं सर मेरा कोई खर्चा भी नहीं था। ओके फाइन, नाउ दिस इज फाइनल, नाउ दिस इज योर दिस 80 लाख इज योर कैपिटल गेन। सर ऐसे थोड़े नहीं आप कैपिटल गेन निकाल लेंगे। अब आपको मेरी बात भी तो सुननी पड़ेगी, आपने तो अपनी बात कह दी। हाँ कहिए, आप अपनी बात कहिए। वैसे ये बताइए ये प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिली किससे थी? सर हमारा एक फ्रेंड था,
मिस्टर एक्स इसने ये प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट में दी थी। इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए की थी, उसने मुझे ये गिफ्ट में दी। बड़ा अच्छा आपका फ्रेंड था। हाँ सर, फ्रेंड्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छा था वो। हाँ तो बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इस मामले में। कहते सर अगर किसी को कोई चीज़ गिफ्ट में मिली है तो किसी वजह से मिली होगी ना। कहते हाँ मिली होगी किसी वजह से। कहते सर ये बताइए जरा मिस्टर एक्स, सॉरी ये दिस इज मिस्टर एक्स, कहते सर ये बताइए कि मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी मुझे ही क्यों गिफ्ट में दी। वो ये प्रॉपर्टी आपको भी तो गिफ्ट में दे सकता था, आपको क्यों नहीं दी उसने ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में, मुझे क्यों दी। अरे कमाल करते हैं आप, हमें क्यों गिफ्ट में देता, हमारी कोई जान पहचान थोड़ी नहीं थी उससे। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि प्रॉपर्टी हम लोग गिफ्ट में उसको देते हैं या कोई भी चीज गिफ्ट में हम तब देते हैं जिसके साथ हमारी जान पहचान होती है। ठीक है सर, मानी मैंने आपकी बात। सर तो क्या तो मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी मुझे ही क्यों गिफ्ट में दी, किसी और को क्यों नहीं गिफ्ट में दे दी। क्योंकि मिस्टर एक्स तो अपनी लाइफ में कई और लोगों को भी तो जानता पहचानता रहा होगा, नहीं जानता पहचानता रहा होगा हमारे अलावा भी कई और लोगों को। आज आप उसके यहाँ जा रहे हैं तो आप भी उसके हिसाब से देख के आएंगे। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जानकार हैं। मतलब कि अगर हम किसी के यहाँ जा रहे हैं, उसके यहाँ किसी शादी वगैरह में, तो हम ये देखते हैं कि वो जब मेरे यहाँ आया था तो हमारे यहाँ किसी ओकेज़न पे अगर 1000 रुपये 1001 रुपये दे के गया था, तो आज हम उसके यहाँ 101 रुपये तो देंगे नहीं। हमारी कोशिश होगी कि हम 1001 से बढ़ के दें, 1100 दे, 1500 दे, बढ़ के दें। नहीं बढ़ के देते तो कम से कम उसने जितना दिया था उतना तो हम उसको दें। हाँ ऐसे ही करा जाता है। कहते दिस इज, ये सामाजिकता है, सोसाइटी कुछ इस तरह से चलती है, गिव एंड टेक का जमाना है साहब। हम अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसने भी कुछ हमको दिया होगा। हमारे घर में कोई आता है फ्रूट्स या स्वीट्स वगैरह लेके आ रहा है, बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह लेके आ रहा है हमारे यहाँ, तो हम जब कभी उसके यहाँ जाते हैं तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि यार जब वो हमारे यहाँ आया था, ऐसे सब लेके आया था, तो हम भी उसके यहाँ जाएं तो हम कुछ लेके जाएं। क्योंकि उसने अगर हमारे साथ कुछ किया है तो हम एहसानों में दब गए। एंड सर हर केस में बराबरी नहीं चलती कि अगर किसी ने मेरे साथ
अगर 1000 रुपये का खर्चा किया तो मैं भी उसके साथ 1000 का खर्चा करूँ। कई बार ये भी देखा जाता है कि उसकी हैसियत कितनी है। सर जैसे हमारे यहाँ कोई मेड काम कर रही है और कई सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है और आज उसकी बेटी की शादी है या कुछ है, और हमारे यहाँ भी शादी कभी हुई थी, तो हमारे यहाँ जब वो शादी हुई थी तो वो 101 रुपये की या 151 रुपये दे के गई थी, और आज उसके यहाँ शादी है तो क्या मैं भी 151 रुपये दे के आऊँ? अब सर यहाँ बराबरी नहीं चलेगी, क्योंकि उस बेचारी की हैसियत 151 रुपये की थी, सो उसने किया था। उसके लिए 151 रुपीज़ भी बहुत बड़ी रकम थी सर। जो महीने का 1000, 2000, 5000 कमा रहा है, वो अपने पास से अगर 101 रुपये अगर किसी को दे रहा है तो बहुत बड़ा अमाउंट दे रहा है। और हम अगर महीने का 1,00,000, 2,00,000 रुपये कमाते हैं तो हम थोड़ी ना 101 रुपये देंगे जाके। और फिर उसकी बेटी की शादी, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अच्छा खासा अमाउंट दें उसको ना। ये थोड़े ना देखें कि उसने हमको 101 रुपये दिया था तो हम उसको 151 रुपये दें जाके। तो हर जगह एक सी बात नहीं चलती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ होती है। हम जैसा अपने फ्रेंड सर्कल में करते हैं वैसे अपने रिलेटिव्स के साथ नहीं करेंगे, अपने माँ बाप के साथ तो कतई वैसा नहीं करेंगे, अपनी बहनों के साथ तो वैसा कतई नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम भाई हैं और हमारी बहन है तो हमारा एज अ ब्रदर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसके लिए करें, वो भी हमारे लिए करे। ये मैं नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो हमारे लिए करे तो ठीक, ना करे तो कोई बात नहीं है। तो हर जगह एक सा सिस्टम नहीं चलता है। कहते ठीक है, बड़ा लेक्चरबाजी आप कर रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? सर मैं ये कहना ही चाहता हूं कि मिस्टर एक्स ने ये प्रॉपर्टी अगर मुझको दी तो किसी ना किसी वजह से दी होगी सर ये प्रॉपर्टी। अच्छा, तो किस वजह से उसने तुमको ये प्रॉपर्टी दी? कहते सर छोड़िए वजह, उसको वजह मत जाइए, लेकिन उसने हमको प्रॉपर्टी दी। नहीं आप वजह बताइए, नहीं तो आपका कैपिटल गेन ये आ गया 80 लाख रुपए। कहते सर आप 80 लाख कैपिटल गेन तो टैक्सेबल नहीं कर पाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर डालें। नहीं तो बताइए, तो आप बताइए फिर ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स ने आपको ही क्यों दी गिफ्ट में? और इस बात से क्या लेना देना है कि आपको कोई चीज गिफ्ट में मिली तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्शन नहीं ली जाएगी? मिस्टर ए ने कहा सर सुनिए, अब जरा आप जब इतनी बात कर ही रहे हैं तो अब सुन लीजिए ध्यान से। सर ये मिस्टर एक्स को मैं बचपन से जानता था, इसके आगे पीछे कोई नहीं था, अनमैरिड बंदा, एंड सर कोई काम धंधा भी नहीं था इसके पास, किसी लायक नहीं था। पर ये मेरा बड़ा खास था, मुझे बड़ा चाहता था, मुझे मेरी बड़ी रेस्पेक्ट किया करता था। ये इसके जितने खर्चे होते थे वो सब मैं उठाता था सर। इसके पहनने का, इसके खाने का, इसके और जितनी ज़रूरतें होती थी वो सारे खर्चे मैं उठाता था। जब देखो भैया आज 200 रुपये दे दो, भैया आज 500 रुपये दे दो, भैया आज 100 रुपये दे दो, भैया उसको पैसे देते भी रहते थे, उसकी मदद करते रहते थे। सर किस वजह से मदद करते थे? अरे ये तो अच्छी बात है, मदद करना चाहिए। नहीं सर, मदद कभी कभार तो होती है, लेकिन अगर कोई रूटीन नेचर में इस तरह से अगर कोई पैसे मांगता रहेगा तो सर ऐसे तो कोई नहीं करेगा, आप भी नहीं करोगे सर ऐसा तो। बट मैं करता रहा, एंड सर मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने इसकी जीवन भर मदद इसलिए की क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर लालच था कि बेटा जो तो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, ये प्रॉपर्टी तुम एक ना एक दिन मेरे नाम पे करके मरोगे। सर जो मैंने इसके ऊपर खर्चा किया है वो सिर्फ इस वजह से खर्चा किया था कि मैं इसकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता था। मैं सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं सर, मैं इसकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता था, और वही हुआ। जब ये मर रहा था, इसकी तबीयत बहुत खराब थी, सारा बीमारी का खर्चा मैं इसका उठाता था, डॉक्टर्स के पास लेके जाता था, सारी टेस्टिंग इसकी करवाता था, सारे खर्चे इसके करता था, और मरते मरते इसने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करी कि भैया मैं तो अब जा रहा हूँ, मेरे आगे पीछे और कोई है नहीं, तो मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर्टी आपके नाम में कर दूँ। सो उसने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी। एंड सर मैंने जीवन भर इसके ऊपर जितना भी खर्चा किया है, सारा का सारा खर्चा मैंने डायरीज में नोट करके रखा है, और मेरे पास इसके करीब करीब 40-45 साल की उम्र में जाके मरा था। मेरे पास इतने सालों की डायरीज घर में रखी हुई हैं, जितना भी मैंने खर्चा किया है वो सब मैंने नोट करके रखा है। एंड सर वो सारा किया हुआ खर्चा इस प्रॉपर्टी को हथियाने का खर्चा था, एक्वायर करने का खर्चा था। एंड सर आप जब बोलिए मैं वो सारी डायरीज लेके आऊंगा और आपको एक एक रुपए का खर्चा जुड़वाऊंगा, और जितना खर्चा मैंने किया जीवन भर इसके ऊपर, वो सारा खर्चा इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की तरह से कंसिडर करिए। एंड सर जीवन भर जो मैंने खर्चा किया था कुछ नहीं तो 60-70 लाख 80 लाख से नीचे कोई खर्चा नहीं था मेरा।
हजारों लाखों रुपए सर मैंने इसके ऊपर खर्च करे, जाने कहां कहां तो डॉक्टर के पास इसको लेके जाता था मैं। इसने कहा ऐसे कैसे आपकी डायरीज में लिखा हुआ खर्चा हम जोड़ दें और कॉस्ट ऑफ एक्शन की तरह से मान लें। मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत है आपको? वो खर्चा किस लिए किया था? इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए तो किया था, तो उन खर्चों को जोड़ने का क्या, क्यों नहीं जोड़ोगे आप? ये बोला सर क्यों जोड़ लें, ऐसा कहें हमारे इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा है कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्शन इस तरह से डायरीज में लिखे हुए खर्चों का टोटल होगा। मैंने अच्छा सर, तो जो मैं कह रहा हूं मेरी कही बात एक्ट में नहीं लिखी हुई है और जो आप कह रहे हैं और आपकी भी कही बात एक्ट में नहीं लिखी हुई है, तो सर जब मेरी बात नहीं मानी जा सकती है तो आपकी बात क्यों मानी जाए? ना हमारी बात एक्ट में लिखी ना आपकी बात एक्ट में लिखी है, तो सर प्लीज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर नहीं पता है तो फिर कंप्यूटेशन हो नहीं सकता है। अब असेसिंग ऑफिसर चुप, कहे तो क्या कहे। कहते सर आप बात तो सही कह रहे हैं। कहते सर बात तो हम सही कह ही रहे हैं, या तो आप एक्ट में लिखा दिखा दीजिए कि हमको चीज गिफ्ट में मिली तो कॉस्ट मेरी नील हो जाएगी, हम सर मान लेंगे, जो बनेगा कैपिटल गेन देंगे। लेकिन अगर एक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो जो मैं कह रहा हूं फिर मेरी बात मानी जाए, और मेरी बात आप मानोगे नहीं क्योंकि आप बोलोगे कि मेरी बात भी एक्ट में नहीं लिखी हुई है। एंड अल्टीमेटली इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ा मिस्टर ए को। अब यहां पे बहस चल गई कि साहब चार्जिंग सेक्शन तो सेटिस्फाई हो रहा है, सेक्शन 45(1) इज सेटिस्फाइड कि एक कैपिटल एसेट ट्रांसफर की गई है, बेची गई है, कैपिटल गेन लायबिलिटी अराइज हुई, बट फिर भी एसएससी को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि कंप्यूटेशन नहीं हो पा रहा है कैपिटल गेन का ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मुद्दा यहां पे आया कि साहब चार्जिंग सेक्शन अगर सेटिस्फाई हो गया तो फिर तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा ना बंदे को, फिर तो इनकम कंप्यूट होगी। कंप्यूटेशन सेक्शन की ये प्रॉब्लम कि वो इनकम नहीं कंप्यूट कर पा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि विच सेक्शन इज मोर पावरफुल, चार्जिंग सेक्शन और कंप्यूटेशन सेक्शन, किसकी बात को ज्यादा तवज्जो दी जाए। एंड सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया सर, आगे केस आएगा मैं सिचुएशन की बात करूंगा तब बताऊंगा कि किस पर्टिकुलर केस में ऐसा कहा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कंप्यूटेशन सेक्शन इज मोर पावरफुल देन चार्जिंग सेक्शन। चार्जेबिलिटी क्रिएट हो जाने से टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है। चार्जिंग सेक्शन सिर्फ इतना कहता है कि हाँ इनकम का कंप्यूटेशन किया जाए, और इनकम का कंप्यूटेशन करने वाला सेक्शन अगर कंप्यूटेशन नहीं कर पाता है, उस सेक्शन के हिसाब से बात नहीं पूरी हो पाती है, देन देयर विल बी नो इनकम, नो टैक्सेबल इनकम। इसलिए यहाँ पे मामला टैक्सेबल नहीं होगा। बस ये सब ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस में हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्शन नहीं होती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इनफैक्ट तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्शन कुछ नहीं है ना, इसको तो ऐसी चीज मिली है, या डायरीज में जो इसने खर्चा लिखा हुआ उन सबका टोटल करके हम कॉस्ट ऑफ एक्शन लें, क्या लें क्या ना लें, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है उस मामले के लिए। इसीलिए बोला गया कि कॉस्ट ऑफ एक्शन एक वेरिएबल की तरह से इस्तेमाल किया गया है इस एक्ट के अंदर, और जो कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बात करेगा। समझ में आ रही बात? चलिए तो आज की बात को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करना आपको सिखाऊंगा। ओके, चलिए टिल देन एंजॉय करिए, टेक केयर, बाय बाय।